Hello everyone, this is Abhishek and welcome back to Abhidhiraj Institute. So this is our fourth lecture on matters in our surrounding. In this lecture we are going to discuss about states of matter. मतलब कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर और दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होती है, और सबसे लास्ट हमारा डिफ्यूजन. सो आज का सेशन स्टार्ट करें कि स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर. क्या क्या? सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस. सो मतलब फिजिकल स्टेट के आधार पे जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको तीन पार्ट में बांटा गया. सबसे पहला क्या? सॉलिड, दूसरा क्या? लिक्विड एंड तीसरा क्या? गैस. सो ये जो तीनों पार्ट हैं आपको अच्छे से पता है कि ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, और ये तीनों चीज़ आपके आसपास घूम रहे होते हैं. बस ज़रूरत है एक अलग डायमेंशन से सोच के हमें अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल को इस थियोरेटिकल पोर्शन से रिलेट करने की. तो बात करें हम सबसे पहला क्या? सॉलिड. तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जैसे आपके घर में टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, आपका घर का वॉल हुआ, टेलीविज़न हुआ, बेड हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, आपका बुक्स हुआ, आपका नोटबुक हुआ, आपका पेन हुआ, आपका इरेजर हुआ. मतलब ये सारे चीज़ क्या होता है? सॉलिड होता है. और इन सभी चीज़ में अगर आप कॉमन प्रॉपर्टी अगर बेसिक आइडिया के लिए देखो तो ये सब सारे चीज़ जो होते हैं रिजिड होते हैं, ये पानी की तरफ फ्लो नहीं होते, बहते नहीं है. तो ये ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं? सॉलिड करते हैं. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड लिक्विड क्या होता है? मतलब लिक्विड वो वस्तु होती है जो फ्लो हो जाए, ईजिली फ्लो हो जाए. तो लिक्विड में का एग्जाम्पल अगर देखें तो वाटर हुआ, जूस हुआ, और तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, शरबत हुआ. तो मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है? लिक्विड होती है. अगर गैस की बात करें तो आपके घर में गैस सिलेंडर जो एलपीजी गैस होता है, तो एलपीजी गैस हुआ. कोविड के टाइम पे जो अभी काफ़ी पॉपुलर नेम सामने आया, ऑक्सीजन गैस हुआ, एयर गैस हुआ, जो हम पानी को स्टोव पे रखते हैं और पानी गर्म होकर के उसमें जो भाप निकलने लगती है वो गैस हुआ. तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास ये सब चीज़ें मिलती हैं. तो अब हम बात करते हैं कि इन सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो जैसा कि आपके सामने ये सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर और ये गैस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो अब सॉलिड में आप क्या देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक है. अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर है. अगर आप गैस की बात करो तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी दूर दूर, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है. मतलब अगर नॉर्मल भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें कि सॉलिड में कि पार्टिकल के बीच में काफ़ी प्यार मोहब्बत रहती है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में तो होता ही नहीं है. मतलब इसको थोड़ा और मतलब इतना लूजली पैक होता है गैस में. अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि गैस के कंटेनर को के जो ढक्कन है उसको मैं थोड़ा सा छेद कर दूँ तो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स है वो बाहर आकर के सभी डायरेक्शन में जाने लगेंगे. मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान के चलो अपना शाहरुख खान है और ये अपना दीपिका पादुकोण मान लो. चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सबने देखी होगी, तो उसमें शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को क्या कहता है? यू फॉलो योर वे एंड आई फॉलो माई वे. तो ये गैसेस पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमारे पास ही है और दूसरा पार्टिकल ये है. तो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कहता है कि तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ. अगर लिक्विड की बात करो तो लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर मैं इस लिक्विड को फर्दर एक ग्राउंड पे मैं स्प्रेड कर दूँ तो ये पानी जो है वो एक लाइन से एक के पीछे ये बहना शुरू हो जाएगी. मतलब ये फ्लो करेगी. तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड का पार्टिकल्स जो है वह मैं तेरे पीछे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे आ गया. मतलब एक दूसरे को पकड़ के एक साथ पीछे फ्लो करता है. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या है कि छोड़ेंगे ना साथ, हम वो साथ ही तेरा मरते दम तक. मतलब ये जो इनके बीच में जो दोस्ती है, इनके बीच में जो प्यार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है. तो ये था हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर, लिक्विड का स्ट्रक्चर और गैस का स्ट्रक्चर. तो अब जब ये सॉलिड का स्ट्रक्चर, लिक्विड का स्ट्रक्चर और गैस का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है. तो मेनली 3 फैक्टर होते हैं किसी भी मैटर का: सॉलिड होना, लिक्विड कहलाना और गैस कहलाना. यही 3 फैक्टर डिसाइड करता है कि कोई भी मैटर वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है. कौन कौन है 3 फैक्टर? चलो हम उस पर एक बार नज़र देते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. मतलब कि किसी भी मैटर के 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या क्या है, मतलब इंटर पार्टिकुलर
डिस्टेंस। जैसे कि आप सॉलिड में देखो कि ये दोनों एक पार्टिकल ये हमारा एक पार्टिकल ये है, तो दोनों पार्टिकल आपस में काफ़ी कम्पैक्टली पैक है। तो सॉलिड में जो स्पेस होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड में जो स्पेसेस है वो थोड़ा सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर है। तो लिक्विड में क्या होता है, स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में तो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक स्पेसेस होते हैं, और ये एक दूसरे को छोड़ करके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, जिससे एक दूसरे को छोड़ करके भागने की कोशिश में रहते हैं। किसी भी मजबूरन बस ये अगर बंद कर दें तो ये आपस में बंद रहेंगे और एक साथ रहेंगे, ठीक। तो और सेकेंड हमारा फैक्टर क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि एक पार्टिकल्स हमारे पास ये है और दूसरा पार्टिकल हमारे पास ये है, तो इनके बीच में अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होगा। अगर वही हम इसको गैस में लेके चले तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मतलब काफ़ी कम होगा, और कम होने के कारण दो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का क्या मेन कारण है, मेन काम है। तो थर्ड हमारा फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट। अब देखो अमाउंट ऑफ मूवमेंट का अर्थ हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स, जिसे हम कोहेंसिव फोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स है, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। और लिक्विड का जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स जिसे कोहेंसिव फोर्स कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है गैस से। मतलब कि जो जिस भी पार्टिकल के पास अगर इंटर पार्टिकल फोर्स काफ़ी कम है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब तो सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स किसके पास है, गैस के पास है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैसेस की होगी। तो अगर इसको हम एक सीक्वेंस से समझने की कोशिश करें ताकि आपको और अच्छे से आपको समझ में आए, जैसे कि ये हमने सॉलिड लिखा, लिक्विड लिखा और गैस लिखा। यहाँ पे भी इसके सामने भी सॉलिड लिख दो, लिक्विड लिख दो और गैस लिख दो। इसके सामने भी सॉलिड लिख दो, लिक्विड लिख दो और गैस लिखो। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल, तो सॉलिड के पास जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो लिक्विड से क्या है, कम है, ठीक। अगर लिक्विड के पास जो स्पेस है वो क्या है, गैस से कम है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किसके पास है, गैस के पास है। अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से ज़्यादा है और लिक्विड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है, सॉलिड के पास है। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बात करें अमाउंट ऑफ मूवमेंट, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इस पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। मतलब जिसके पास जितना स्पेस उसका उतना ज़्यादा मूवमेंट। तो गैस के पास सबसे ज़्यादा स्पेस है तो गैस का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, उससे कम लिक्विड का होगा और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का होगा। क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मूवमेंट कहाँ से होगी, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही वाइब्रेट करेगी। तो ये था हमारा डिफरेंसेस। अब देखो ये जो सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस थी, ये हमें आसानी से अपने आसपास दिख जाते थे। लेकिन कुछ और स्टेट ऑफ मैटर थे जिनका डिस्कवरी बाद में हुआ, जो हम इजीली देख नहीं पाते थे। और साइंटिफिक डिस्कवरी और धीरे धीरे मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद हमें पता चला कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके दो और नए फॉर्म हैं। क्या क्या है आप पढ़ते हैं। तो सबसे जो चौथा है स्टेट ऑफ मैटर, वो है क्या हमारा, प्लाज्मा। प्लाज्मा इन द सेंस कि प्लाज्मा है कहाँ, होता कहाँ है। तो बेसिकली जो प्लाज्मा है वह आपके स्टार्स और सन में पाए जाते हैं। मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पे यह प्लाज्मा हमें मिलता है, इस प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। मतलब स्टार और सन में यह पाया जाता है। और पाँचवा हमारे पास क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसका कहानी हम जब इसके ऊपर पार्टिकुलर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उस पर हम आपको बताएंगे। अभी बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोस जो है वो हमारा इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या है इनका नाम, सत्येंद्र नाथ बोस। और जो आइंस्टीन साहब है वो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन है।
तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो बोस जी ने कैलकुलेशन करके रखा था और बाद में आइंस्टीन जी ने उस कैलकुलेशन का प्रेडिक्शन दिया, तब जा कर के पता चला कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर भी होता है। और यहाँ पे दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, बोस जी का और आइंस्टीन का, तो इन्हीं के नाम पे सत्येंद्रनाथ बोस का बोस लिया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन लिया गया। इन बोस और आइंस्टीन को मिला करके और कंडेंसेट बना दिया गया। कंडेंसेट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसे काफ़ी सुपर कूल टेम्परेचर पे इसकी प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम कंडेंसेट रखा गया। तो आगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे। तो अब ये पांचों स्टेट ऑफ मैटर है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे नया नया फॉर्म ऑफ मैटर हमें मिलता है। तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और थीमेटिक व्यू से आपका दिमाग काफ़ी ब्रॉड हो और पता चले कि कैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आपको एक टेबल दिख रहा है कि कैसे लोअर टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हुए कैसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें सबसे लोअर टेम्परेचर की, तो लोअर टेम्परेचर पे हमें सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर मिलता है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब ये जो मैटर है इसका फॉर्मेशन काफ़ी कम टेम्परेचर पे, काफ़ी सुपर कूल टेम्परेचर पे किया गया था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और बोस जी ने और आइंस्टीन जी ने मिल करके इसका फॉर्मेशन, इसका कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन किया था, तो इसलिए उन दोनों के नाम पे इनका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जैसे ही हम थोड़ा सा और टेम्परेचर में थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, वो है हमारा सॉलिड। मतलब कि ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। फिर जैसे ही हम टेम्परेचर से, लोअर टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मिलता है जो कि सॉलिड है, लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होता है, वो होता है हमारा लिक्विड। तो जैसे कि इसका मैं इसका एग्जांपल बताऊं कि आइस, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आइस। अगर आप फ्रीजर में आइस को रख दोगे, अगर पानी को रख दोगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और जैसे ही उसे बर्फ़ से निकाल करके नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ लाओगे अपने रूम टेम्परेचर पे, तो यह आइस धीरे धीरे मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक, फिर आप उस लिक्विड को अगर स्टोव पे चढ़ा दो और उसे हीट देना स्टार्ट कर दो तो देन हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलता है जिसे हम कहते हैं गैस। जैसे कि भाप वगैरह जो बनती है, आप देखते होंगे कि जैसे हम स्टोव पे पानी को रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें से भाप निकलने लगता है, तो वही होता है हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैस। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो बेसिकली हमारे सोलर ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम में हमें यह मिलता है। जैसे कि हमारा सन हुआ, स्टार्स हुए, तो आपके पास क्वेश्चन होगा क्या सर इसका फॉर्मेशन अपने अर्थ पे भी होता है? हाँ बिल्कुल, अपने अर्थ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लाज्मा है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि प्लाज्मा बेसिकली एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो आपके घर में जो ट्यूब लगी होती है उसमें, और नियोन बल्ब में, तो नियोन में नियोन गैस होता है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होता है। और जब लो प्रेशर पे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वह बल्ब स्टार्ट्स ग्लो, और जब वह ग्लो करता है तो उसमें प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, और प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण ही वो बल्ब जो है वो ग्लो करती है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के ऊपर देखेंगे। सो अगर नोट करना है तो आप नोट्स कर ले, फिर हम डिफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले एक टर्म है डिफ्यूजन, उससे हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस से पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ये बार बार डिफ्यूजन का टर्म आएगा, और जब हमें पता नहीं रहेगा कि डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर परेशानी आएगी। तो उस परेशानी को पहले ही क्यों ना सॉल्व कर लिया जाए। सो अगर आप डिफ्यूजन की तरफ देखो तो यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, मतलब इसके अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कि मैं इसको तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, DIFFUSION, डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन में से अगर आप डाई ले लो, डाई का मतलब क्या होता है, दो, और ये फ्यूजन है, और फ्यूजन अगर आप इसमें से निकालो तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स।
तो यहाँ पे हमारे पास दो है, डाई मतलब दो है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसी से इसका डेफिनेशन सामने आता है, और डेफिनेशन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल का आपस में खुद ब खुद मिल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये जो डिफ्यूजन, ये जो फेनोमेना है, ये कोई आसमान से नहीं टपका है, ये हमारे आसपास में ही हो रहा होता है और आप डेली उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन ज़रूरत है एक अलग डायमेंशन से सोचने की, ज़रूरत है हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल को इंटरकनेक्ट करने की। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बताऊं कि आप सभी के घर में शरबत पीते होंगे, तो शरबत में क्या होता है कि पानी में हम क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं और उसे स्पून से स्टीयरिंग करने के बाद हम बाद में क्या पाते हैं कि जो चीनी का जो क्रिस्टल होता है वह वाटर में वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होती है उसमें जाकर के कम्प्लीटली मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू चमकाने की कोशिश करूं कि हमारे पास ये लेट सपोज कि एक हमारा ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, इसमें क्या है, वाटर है, ब्लू कलर से मान के चलो हमने वाटर बना लिया, और एक प्लेट है मान, और ये साइड में हमारे पास एक प्लेट है जिसमें रेड कलर से मैं शुगर क्रिस्टल को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शुगर है, शुगर क्रिस्टल, और इसमें क्या है हमारे पास, वाटर है, क्या इसमें वाटर है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि जो शुगर है उसको मैंने इस ग्लास में रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो शुगर है इसको मैंने ग्लास में रख दिया। तो ये जब मैंने रखा तो ये नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो नीचे जाकर के डिपॉजिट होगा, और जो वाटर पार्टिकल्स है या इसमें मौजूद रहेंगे। और फिर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को फास्ट करने के लिए मैंने एक स्पून से इसमें क्या किया, स्टीयर कर दिया, ठीक है। इसे देसी भाषा में कहें तो इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके इसे मिला दिया। तो फिर आफ्टर सम टाइम मुझे क्या मिलेगा, आफ्टर सम टाइम मुझे ये मिलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब ये जो शुगर पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे शुगर ग्रेन्यूल्स में टूट जाएंगे, और शुगर ग्रेन्यूल्स में टूटने के बाद ये जो जहाँ जहाँ वाटर के पार्टिकल्स में स्पेसेस होंगी वहाँ पे जाकर के यह फिट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो, जिससे यह प्रूव होता है कि दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में खुद ब खुद मिल गए, इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल था डिफ्यूजन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिफ्यूजन जो है वह फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। मतलब क्या है, यह फास्टेस्ट इन गैस है और स्लोएस्ट इन सॉलिड है। देखो ये जो डिफ्यूजन होता है ना, यह डिपेंड करता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कितना है। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स है। क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है। ये हमारा क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स है। और ये क्या है, गैस पार्टिकल्स है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि सॉलिड पार्टिकल्स में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, जैसे कि ये पार्टिकल नंबर 1 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है आपस में, और जब डिस्टेंस कम होगी तो इस दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस नहीं होगा। और जब स्पेस नहीं होगा तो कोई भी पार्टिकल को जगह नहीं मिलेगी उसमें जाने का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑब्वियस सी बात है कम होगी। और जब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है, एक स्पेस है दो पार्टिकल के बीच में, आपको दिख रहा होगा कि स्पेसेस है। और जब स्पेसेस हैं तो जो नया पार्टिकल, जो दूसरा मैटर का पार्टिकल है, उसको उसमें जाने के लिए जगह मिलेगी, और वो आसानी से जा करके कि कोई भी नया पार्टिकल लाइक
ये मान लो ये न्यू पार्टिकल इस स्पेस में जाकर के फिट बैठ जाएगा, लेकिन इसमें तो जगह है ही नहीं जा फिट हो बैठने का। और जब गैस में होगी तो गैस में क्या होगा, आराम से जाकर के काफ़ी सारे पार्टिकल्स में मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पास स्पेस ज़्यादा है। और जब इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोशन जो होगा इन पार्टिकल का, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, वो काफ़ी मैक्सिमम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो डिफ्यूजन का खेल है वो डिपेंड करता है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स, जो भी मैटर के स्टेट जिनमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। मतलब ये क्या है, ये टेम्परेचर है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। देखो, जब हम टेम्परेचर किसी भी पार्टिकल का बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी ग्रो करता है। और जब काइनेटिक एनर्जी ग्रो होती है तो मूवमेंट ज़्यादा होता है। जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो स्पेस बीच में क्या होगी, ज़्यादा स्पेस होगी। जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। और अब हम देखते हैं कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में कैसे डिफ्यूजन होता है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। चलो, तो अगर सॉलिड की बात करें कि सॉलिड के पास ना वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है। इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन को नेग्लिजिबल माना गया है। मतलब कि सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक होता है, जो हम आगे स्टेट ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे। जब क्लोजली पैक है तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, कम है। जब इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, लेकिन वो प्रोसेस वो काफ़ी स्लो है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे आपके स्कूल में बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड, और उस पर अगर चौक से लिख करके 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया जाए और बाद में जब उसे मिटाने की आप कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उससे मिटाने में। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे यही फेनोमेना हो रहा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होता है। और डिफ्यूजन होने के कारण जो पार्टिकल्स ऑफ चौक है वह पार्टिकल्स ऑफ बोर्ड के जो स्पेसेस है उनमें जाकर के फिट बैठ जाता है, जिससे हमें मुश्किल होती है उसे डक करने में। सेकेंड एग्जाम्पल बता दूं, अब दो आयरन रॉड को पकड़ के और आप उसे टाइटली बांध दो, तो 1-2 साल बाद जब आप उसे खोलने जाओगे तो आप देखोगे कि दोनों पार्टिकल्स आपस में चिपक गए हैं। ठीक। और तीसरा एग्जाम्पल, जो अगर आप पार्क में जाते होगे तो जो छोटे छोटे पेड़ पार्क में लगाए जाते हैं और उनके चारों बगल एक लोहे का बाउंड्री लगाया जाता है, और जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है और जो बाउंड्री होती है उसमें वो पेड़ का जो पार्ट है वो उसमें सट जाता है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि पेड़ के पार्ट में वो जो आयरन रॉड, जो आयरन जो बाउंड्री लगी होती है वो कम्प्लीटली उसमें चिपक जाती है। तो ये क्या था, हमारे पास सॉलिड का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो देखो, जैसे लिक्विड में हमने देखा कि जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो लिक्विड में क्या है, स्लोअर देन गैस बट फास्टर देन सॉलिड। और गैसेस से इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस लिक्विड में क्या है, कम है, तो गैस से क्या होगा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक। सो स्लोअर देन गैस एंड फास्टर देन सॉलिड। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू वाटर। मतलब मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको दिखाया था कि कैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि वायलेट कलर का होता है और वाटर में डालते ही वो पूरे कलरलेस वाटर को वायलेट कलर में चेंज कर देता है। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था, कौन सा फेनोमेना हो रहा था, वहाँ पे ये डिफ्यूजन फेनोमेना हो रहा होता है। ठीक। अगला एग्जाम्पल क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। अब देखो, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का लिक्विड होता है, और जब हम वाटर में कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो पूरे कलरलेस वाटर को वह नीला कर देता है, ब्लू कर देता है। अब अगर इसे आप डेली लाइफ से अगर जोड़ के देखो तो जो सफ़ेद कपड़े को नीला करने के लिए जो हम उजाला
नील जब डालते हैं पानी में तो वो धीरे धीरे ना पूरे वाटर में फैल जाता है। उसके बाद हम कपड़े को उसमें डालते हैं, वो कलर कपड़े में ऑब्जर्व हो जाता है और हमारा कपड़ा नीला, वाइट कपड़ा नीला हो जाता है। तो ये था। या कलर, पानी में कलर, जब होली खेलते हो गए आप लोग तो होली में क्या करते हो कि एक रंग को पानी में डाल देते हो और उस जो भी रंग, हरा हो, लाल हो, काला हो, जो भी कलर आप उस पानी में डालते हो, उस कलरलेस वाटर को क्या करता है, वो सेम उसी कलर का कर देता है जो आप कलर उस वाटर में रख रहे होते हो। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भैया डिफ्यूजन हो रहा होता है लिक्विड में। थर्ड, CO2 और O2, मिक्सिंग ऑफ CO2 और O2 गैस इन वाटर। अब देखो, जो एक्वेटिक जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मेढक हुआ, मछली हुई, कछुआ हुआ, तो ये सब जो पानी में रहते हैं तो ये पानी में ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो यही इसी डिफ्यूजन फेनोमेना के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो आसानी से इन जीवों को, एक्वेटिक एनिमल्स को और एक्वेटिक प्लांट्स को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाता है। तो चलो अब इन एग्जाम्पल को एक थीमेटिक व्यू से मैं दिखा करके आपका दिमाग खोलता हूँ कि कैसे ये एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा होता है। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि वायलेट कलर का है, वो वाटर के सरफेस में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और पूरे कलरलेस वाटर को वायलेट कलर का कर देता है। नेक्स्ट, ये आपको एक ग्लास दिख रहा है जिसमें क्या है, वाटर है। इस ग्लास में ये क्या है, वाटर है। अब इसमें जब कॉपर सल्फेट रखा गया तो यह स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे कलरलेस वाटर को ब्लू कलर का कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ, स्प्रेडिंग ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। ठीक। सो नेक्स्ट, अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में होता है वह सॉलिड से और लिक्विड से काफ़ी फास्ट होता है, मतलब वेरी वेरी फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ गैस के बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्टिकल ऑफ गैस है, इनमें कितना ज़्यादा बीच में डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो जब इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आपस में मैक्सिमम होगी, मतलब ज़्यादा होगी, तो कोहेंसिव फोर्स, जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स, जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है एक दूसरे को पकड़ के रखने का, वो काफ़ी कम होगा। और जब वो कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, वेरी फास्ट होगी। ठीक। जैसे कि एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करें कि मान के चलो यह एक परफ्यूम बॉटल है। ठीक है, परफ्यूम बॉटल, अभी ये क्लोज परफ्यूम बॉटल, अभी ये बंद है। ठीक। अब इसमें पार्टिकल्स है, परफ्यूम पार्टिकल्स है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन किया, ये परफ्यूम पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये आसपास के एयर में क्या होगा, चारों डायरेक्शन में यह फैल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस काफ़ी मैक्सिमम होता है और जो काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट होती है पार्टिकल का, वो मैक्सिमम होता है। इस कारण जैसे ही इन्हें स्पेस मिलता है भागने का, ये छोड़ करके भाग जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं। और वह एयर अगर किसी आदमी के करीब होते हुए जाती है तो उसे पता चल जाता है कि आसपास में कोई भी जो बंदा है वो परफ्यूम छीट के आया है। ठीक। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लाइट गैस में क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हेवी गैस, क्योंकि इसका वेट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन लाइट गैस में ज़्यादा होगा। सिमिलरली हॉट गैस में ज़्यादा होगा कोल्ड गैस से, क्योंकि जब हॉट गैस जब होंगे तो जैसे ही उसे गर्म करेंगे, टेम्परेचर देते ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस गैस की, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस का। सो सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो सबसे कॉमन है वो क्या है, खाना। जब घर में छोले हो, पनीर हो, या अगर नॉन वेज की बात करें तो मछली हो, अंडा हो, कहीं पे भी अगर आसपास में एक दो घर बाद भी अगर बन रहा होता है तो उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो दूर दूर तक फैल जाती है। क्यों फैलती है? क्योंकि जो पार्टिकल होता है उस खाने का, वो वेपर फॉर्म में यहाँ से बाहर आता है। जब वेपर फॉर्म में बाहर आता है तो आसपास के एयर में मिल जाता है और एयर जितना आगे तक जाती है उतना दूर तक उसका स्मेल आसपास के एरिया में फैल जाता है। सेम परफ्यूम की बात करें, सेम कंडीशन है। एलपीजी गैस की बात करें, सेम फेनोमेना है। लेकिन एलपीजी गैस में जो सुगंध है जो हमें
स्मेल से मालूम चलता है, जो सुगंध जो होती है वह इथाइल मार्केप्टिन के वजह से, मतलब इथाइल मार्केप्टिन नाम का सब्सटेंस उस गैस में मिलाया जाता है ताकि हम आसानी से डिटेक्ट कर सके, प्रेडिक्ट कर सके कि आसपास में कहीं गैस लीकेज हो रही होती है। तो चलो अब एक थीमेटिक व्यू से दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं और एक अलग डायमेंशन से सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो फेनोमेना है गैसेज में वो होता है। तो जैसा कि आपको यह वाइट बोर्ड पे एक वीडियो चलती हुई दिख रही होगी जिसमें एक बॉटल है, तो इस बॉटल को हम परफ्यूम बॉटल मान लेते हैं या एलपीजी सिलेंडर मान लो, जिसको जो मानना है मान लो। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही इसका ढक्कन खुला तो इसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स है वह इसमें से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और बाहर आ करके ये आसपास के नियर बाई अपने सराउंडिंग में हवा पार्टिकल के साथ यह कम्प्लीटली डिफ्यूज कर जाते हैं। और यही हवा पार्टिकल जैसे जैसे एयर ब्लो होती है वैसे वैसे यह इधर उधर जा कर के, और जहाँ पे भी अगर मान के चलो कोई भी पर्सन खड़ा है और उनके पास पहुँचता है और वो जब सुगंध लेते हैं, जब श्वास लेते हैं तो उन्हें फील होता है कि हाँ आसपास में कहीं से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। यह केस सेम केस खाने के केस में होता है, वहाँ पे बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ी हुई होती है। अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो ये सेम केस एलपीजी के भी कंडीशन में होती है। वहाँ पे बस ये पार्टिकल जो होती है वो इथाइल मरकैप्टिन का होता है, जिससे हमें स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ एलपीजी कहीं पे लीक हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डिफ्यूजन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड।